बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर माना जाए, बल्कि मानते पूरे दुनिया में मानते हैं इनको, इनकी हक़ की बात और इनकी सच्चाई और इनकी ईमानदारी और इनकी काबिलियत को खूब अच्छी तरह लोग जानते हैं। और यहाँ तक नहीं, बच्चा बच्चा जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब किस मिशन को लेकर चल रहे हैं। हालांकि वो ऐसा नहीं है कि हिंदू सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम दलित यानी कमज़ोरों की, दलितों की, मजलूमों की, सबकी आवाज़ को लेकर वो जो है बुलंद करना चाहते हैं। बिहार में एक नई पार्टी आई है, हाल ही में 2 अक्टूबर को पार्टी बनी, जनसुराज पार्टी। उसका कैसा चर्चा है आपके विधानसभा यानी ठाकुरगंज में खास करके? देखिए, इस पार्टी के मुतालिक तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जैसे अभी हमारे मुखिया इकरामुल साहब हमारे बंदरझूला पंचायत के हैं, उनको मैं बल्कि दाद दे रहा हूं कि वो अपने नेतागिरी में बहुत आगे निकल चुके हैं और मेहनत भी उनका बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रहा है। और अभी के हिसाब से मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छा खासा वो ले रहे हैं। राय अभी के माहौल के हिसाब से मैं उनको सलाह और मशवरा दूंगा। हमारे ज़िला परिषद होने के नाते मैं ये कहूँगा कि आप जो है वोट कटवा बनकर जो है अपने आप को बदनाम ना करें। हमें भी हक़ है, क्योंकि आप जब हमारे यहाँ से ज़िला परिषद बने हैं तो हम देख रहे हैं कि आपने कहीं तक अभी तक हमने कहीं उनका जो है काम नहीं देखा, ना किसी गांव में देखा उनको। तो आप तमाम दोस्तों का, साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, चुनाव का माहौल है, हालांकि कुछ महीने का समय अभी भी बचा हुआ है, लेकिन चुनाव को लेकर के जो माहौल है, जो चर्चाएं हैं, चरम सीमा पर है। चुनाव की जो बुखार है ना, लोगों के जिस्म से उठकर अब सर तक पहुंचता जा रहा है। वो इसलिए कि भाई इस बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तो कैसा होगा। चूँकि बिहार में कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि बदलाव हो। नीतीश कुमार की सरकार जो पिछले कई वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नीतीश कुमार का चेहरा जो बैठा हुआ है, कुछ लोग चाहते हैं कि उसमें कोई तब्दीली हो, कोई दूसरा चेहरा आए। माहौल को देखने के लिए, माहौल को समझने के लिए हम पूरे किशनगंज जिला के लगभग सभी विधानसभाओं के अलग अलग जगह में जाते हैं और लोगों से उनकी राय को हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो लोगों का मूड है वो क्या है, किस पार्टी की तरफ है और किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार की तरफ है। आज बस उसी टॉपिक पर, उसी मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक युवा समाज सेवी हैं, हाफिज़ शबाब साहब, जो बंदरझूला पंचायत के हैं, खास जिया पोखर के हैं। उनके साथ हम चर्चा करेंगे और ठीक इसी मुद्दे पर, विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, जो होने वाला है, उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिर चर्चा चल किसका रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हाफिज़ साहब हमारे इस चैनल में। देखिए, मैं भी आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप हर मामले को लेकर जो है माहौल को आप जो है बिल्कुल हर एतबार से आगे लेके जा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। क्या माहौल है चुनाव को लेकर के, ज़रा बताएंगे इस बार? देखिए, चुनाव का माहौल तो यह है कि अभी जो सरगर्म चल रहा है, बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल ऐसा चल रहा है कि एक हवा और आंधी की तरह चल रही है। लेकिन अभी किसी के बारे में अभी हम नहीं कह सकते हैं कि कौन आगे निकल रहा है, कौन पीछे जा रहा है। लेकिन अभी इस एतबार से हम ये देखते हैं कि हमारे सीमांचल में कुछ तो ऐसा है कि जो एमआईएम की आवाज़ हर जगह मिल रही है सुनने को, लेकिन आगे चल के क्या माहौल बनेगा, इस चीज़ को हम अभी तक आपको जो है मुकम्मल नहीं बता सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे। बिहार में एक नई पार्टी आई है, हाल ही में 2 अक्टूबर को पार्टी बनी, जनसुराज पार्टी। उसका कैसा चर्चा है आपके विधानसभा यानी ठाकुरगंज में खास करके? देखिए, इस पार्टी के मुतालिक तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जैसे अभी हमारे मुखिया इकरामुल साहब हमारे बंदरझूला पंचायत के हैं, उनको मैं बल्कि दाद दे रहा हूं कि वो अपने नेतागिरी में बहुत आगे निकल चुके हैं और मेहनत भी उनका बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रहा है। और अभी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा खासा वो ले रहे हैं। लेकिन आगे चल के क्या माहौल बनेगा ये भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोग इस पर जो है कश्मकश पर हैं। क्योंकि मैं हमारे शेरशाहवादी वालों से ही हमने कई जगह मुलाकात की, बातचीत की, तो उन्होंने इन चीज़ों पर गौर कर रहे हैं, बिल्कुल गहराई से गौर कर रहे हैं कि भाई देखिए, हम लोग का मसला ये है कि आज अगर बीजेपी को मौका देते हैं तो हमारे लिए जो है मसला गड़बड़ हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि वो टारगेट में सबसे पहले हमें रखा है। चाहे कोई भी हो, इस चीज़ को लेते हुए जो है अभी लोग तशवीश में हैं और कश्मकश में हैं। अभी आगे क्या होगा हम ये इस बात को नहीं बता सकते हैं। कोई बात नहीं है, आपने कहा कि वो अच्छा खासा वोट ले रहे हैं, आगे क्या होगा उसको नहीं बता सकते हैं। लेकिन मुखिया इकरामुल हक, जो जनसुराज पार्टी नई पार्टी है, जिस तरह से उन्होंने हर घर में प्रशांत किशोर जनसुराज के पैगाम को पहुंचाने का काम किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने तो इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरीके से बुलंद किया है
और मैं ये कहता हूँ कि आगे चल के शायद उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और जन स्वराज को घर घर तक पहुँचाने का काम किया और बड़े बड़े सभाएँ कर रहे हैं वो। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, पूरे अपने क्या बोलता है कारवां को लेके घूमते हैं। बहुत मेहनत उनका बहुत आगे है अभी, यानी जितने भी कैंडिडेट हैं लड़ने वाले सबसे ज़्यादा भी वो मेहनत में लगे हुए हैं। मुखिया इकरामुल हक साहब जी, मुखिया इकरामुल हक साहब। एक सवाल हम आपसे ये भी करना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से हैं, क्षेत्र संख्या 11 जिला परिषद का है, तो क्षेत्र संख्या 11 के जो जिला परिषद हैं वर्तमान के फैज़ान अहमद साहब, ये भी निर्दलीय के तौर पर, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर घूम रहे हैं, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, अपने तरफ या अपने को समर्थन करने को कह रहे हैं। ऐसे में जो जिला परिषद फैज़ान अहमद साहब हैं उसको लेकर के भी लोगों में चर्चा है या नहीं है फिर इलाके में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि फैज़ान साहब हमारे ज़िला पार्षद हैं और ये जमहूरियत है, हर किसी को लड़ने का मौका है और हर कोई अपनी आज़ादी के साथ अपने मतलब अपनी आज़ादी को लेके वो चल सकते हैं, इस बात को हम कहेंगे। लेकिन राय अभी के माहौल के हिसाब से मैं उनको सलाह और मशवरा दूंगा। हमारे ज़िला परिषद होने के नाते मैं ये कहूँगा कि आप जो है वोट कटुआ बनकर जो है अपने आप को बदनाम ना करें। हमें भी हक़ है, क्योंकि आप जब हमारे यहाँ से ज़िला परिषद बने हैं तो हम देख रहे हैं कि आपने कहीं तक अभी तक हमने कहीं उनका जो है काम नहीं देखा, ना किसी गांव में देखा उनको। जिस तरह वो अपने इलेक्शन के दौरान में जिस तरह वो वादे करते थे उस वादे पर वो मुकम्मल नहीं उतरे हैं। तो उनको चाहिए कि पहले अभी जो है इसी लेवल पर उनको मेहनत करना चाहिए था। अभी इतने ऊंचाई पे जाके लोगों को ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि माहौल अभी बहुत गंभीर चल रहा है। बीजेपी से हर किसी को बचने की ज़रूरत है। आज ये जमहूरियत पर जो है दाग लगाने वाला अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। इसलिए बीजेपी को जो हर तरह से जो है बिहार से निकाल फेंकना है। एक बात हम आपसे ये पूछेंगे कि बिहार का जो 18% मुसलमान है, खास करके इस विधानसभा चुनाव में 2025 में जो होने वाला है, इसमें बिहार के मुसलमान किसको अपना नेता मान सकते हैं? प्रशांत किशोर को मान सकते हैं, ओवैसी को मान सकते हैं, तेजस्वी को मान सकते हैं, या फिर नीतीश कुमार ही सही है? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत बेहतरीन अंदाज में बिहार को आगे बढ़ाया है, इस बात को भी इनकार करने के लायक नहीं है। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क सारी चीज़ों पर उन्हें अच्छे खासा जो है विकास किया है। लेकिन सवाल यहाँ है कि उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर जो है लोगों का दिल तोड़ दिया है, क्योंकि मुसलमानों का अच्छा रुझान था उनके ऊपर, और जब वो बीजेपी का दामन पकड़ लिया, उनके गोद में जाके बैठ गया, तो मुसलमानों का दिल टूट गया है। इसलिए अब लोग जो है ज़्यादातर लोग अब यही सोचते हैं कि भाई जो हमारे सेकुलर मिजाज हो, जो हमारी आवाज़ को बुलंद करने वाला हो, जो हमारे हर मुद्दे पर बोलने वाला हो, ऐसे आदमी को अपना रहनुमा बनाया जाए। और मुसलमानों का खासकर अभी ये टारगेट है कि भाई हमारा भी जो है कोई मतलब ऐसा रहनुमा हो जो हमारी आवाज़ को नीचे से ऊपर तक पहुंचाने वाला हो। है कोई ऐसा नेता आपकी नज़र में, है कोई आपको दिखता है जो मुसलमानों की आवाज़ को आगे तक पहुँचाता हो? देखिए, नेता तो है, हमारे इंटरनेशनल नेता है जी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर माना जाए, बल्कि मानते पूरे दुनिया में मानते हैं इनको, इनके हक़ की बात और इनकी सच्चाई और इनकी ईमानदारी और इनकी काबिलियत को खूब अच्छी तरह लोग जानते हैं। और यहाँ तक नहीं, बच्चा जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब किस मिशन को लेकर चल रहे हैं। हालांकि वो ऐसा नहीं है कि हिंदू सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, दलित, यानी कमज़ोरों की, दलितों की, मज़लूमों की, सबकी आवाज़ को लेकर वो जो है बुलंद करना चाहते हैं। इसलिए मुसलमानों की जो मतलब ये इक़्तिदार होना चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसको लेकर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन 2020 में आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने भी देखा था कि 5 विधायक उनके बने थे। बाद में क्या हुआ नहीं हुआ, बाकी 4 चले गए आरजेडी में, वो मसला अलग है, वो सवाल अलग है। लेकिन इस बार क्या होगा, वो 5 भी आ पाएगा या उससे ज़्यादा कुछ बेहतर होने की उम्मीद है? देखिए, मैं भी घूमता हूँ, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में ही मैं घूमता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, अक्सर मेरा जाना होता है इसी मामले को लेकर। ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टी का अभी कोई ऐसा हूँ कार्यकर्ता हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एमआईएम के जो मतलब चाहने वाले हैं, पहले तो लोग जो बूढ़ा आदमी सब होते थे, यानी ज़ईफ़ किस्म के आदमी होते थे, वो तो बिल्कुल ये बोलते थे कि कांग्रेस हमारा जो है बाप दादा का ये है, उसी को लेके हम लोग चलते हैं। लेकिन वो बात अभी नहीं है। अभी वो लोग भी जिक्र करने लगे हैं कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारे मुसलमानों की भी कोई आवाज़ बने। हम लोग कब तक दूसरे की वो दरी बिछाने वाले तक रह जाएंगे? इसलिए हम लोगों के लिए भी कोई जो है
ऐसा हो जो हमारी आवाज़ को लेकर आगे बढ़े और हमें भी मान सम्मान मिले। लेकिन जिस तरह से एमआईएम पार्टी और अख्तर रहमान साहब की तरफ से पहल किया गया था, लेटर बाज़ाब्ता महागठबंधन के घर आरजेडी के ऑफिस भेजा गया था गठबंधन को लेकर के, उन्होंने तो आपको यानी एमआईएम पार्टी को शामिल किया ही नहीं। इससे क्या नुकसान हो सकता है तेजस्वी को? कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई असर ही नहीं पड़ने वाला है। देखिए, इस बात को लेकर जो है, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, वो लोग भी बिल्कुल सोच रहे हैं इन बातों को कि जब हमारे मुसलमानों के वोट की आपको ज़रूरत है तो हमें आप हमारे नेता को आप शामिल क्यों नहीं करना चाहते हैं। इस बात को लेकर जो है मुसलमान अभी कश्मकश में है, बल्कि गमज़ुदा है कि हम जिस पार्टी को हम लोग शुरू से वोट करते आए हैं वो सिर्फ हमारे वोट के लालच करते हैं और हमारे आदमी को, मतलब हमारे नेता को, हमारे लीडर को वो मानना नहीं चाहते हैं। तो इससे पता क्या चलता है कि हम लोगों के वोट की सिर्फ वो जो है भूखे हैं, बाकी हमारे मुद्दों के लिए, हमारे बुलंदी के लिए वो कुछ नहीं करने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस सोच में एमआईएम पार्टी को कहीं फ़ायदा तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि लोग अब सोचेंगे कि भाई हमारा उनको वोट चाहिए, हमको अपने साइड में बैठाने नहीं चाहते हैं, तो क्यों हम महागठबंधन को वोट करें, क्यों ना हम ओवैसी को वोट कर दें। ये सारा सवाल मुसलमानों के जहन में आ सकता है और इसका फ़ायदा सीधे सीधे ओवैसी को मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है कि हमारे ओवैसी साहब अगर हमारे सीमांचल में 10 से 15 या 15 से 20 सीट भी लेकर आते हैं तो हमारे ओवैसी साहब के राय के बगैर जो है क्या बोलता है कि गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। जब तक हमारे मुसलमानों के सिफारिश नहीं होगी तब तक जो है गठबंधन की सरकार भी नहीं बनेगी। इसलिए इस बात को जो है वो समझ ले और समझना चाहिए उनको, क्योंकि लोग इस बार जो है इस बात को लेकर बहुत गंभीरता है। बड़े बड़े लोगों से हमारी बात हुई, अच्छे अच्छे दानिश्वर पढ़े लिखे लोग अब इस बात को बोलते हैं कि भाई जब हम वोट करते हैं आपको तो हमें आपको शामिल करने में क्या परेशानी है। आज ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। आज हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा देने वाला एक वही नेता है, लेकिन बड़े बड़े नेता आज तक वो नारा नहीं दे पाया। लेकिन हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे भारत के लिए, हमारे इंडिया के लिए, हमारे ये बिहार के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, मजलूम हो, मुसलमान हो, सबकी आवाज़ को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम दुनिया में हमेशा रहने वाले नहीं हैं। आखिर एक दिन मौत है, मौत आएगी तो अच्छा ही करके क्यों ना जाए।